क्या रेखा गुप्ता दिल्ली के उस भाग्य को बदल पाएंगी कि जिसका कि दावा केजरीवाल ने किया था? आखिर पहली बार जो विधायक बना उसी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जबकि इससे पहले विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये लोग रेखा गुप्ता के सीनियर हैं। आखिर ये रेखा गुप्ता है कौन? क्योंकि दिल्ली के भाजपा की भाग्य रेखा क्या यह बदल पाएंगी? क्या वह कर दिखाएंगे जो बीजेपी के अन्य शासित राज्य नहीं कर पा रहे हैं? जो दिल्ली में वादों की झड़ी लगाई गई है, क्या भाजपा उन वादों को पूरा कर पाएगी? तो मित्र, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और अगर मित्र आप पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की 3 घंटा मीटिंग चलती है और इस मीटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश जी ने घोषणा की, ना तो विजेंद्र गुप्ता को, ना तो प्रवेश वर्मा को, ना तो सतीश उपाध्याय को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है रेखा गुप्ता जी को। यह नाम सुनते ही पूरा भारत चौंक जाता है और पहली बार बनी विधायक को आखिर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री क्यों बनाया? आखिर क्या कारण है कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया? इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि रेखा गुप्ता एक महिला है और दूसरा कारण यह है कि वह गुप्ता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेखा गुप्ता को आखिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, तो यह एक गजब की कहानी है। बस आप लोग साथ बने रहिए, क्योंकि बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हुए, मतलब माता पिता या हस्बैंड में कोई भी राजनीति में नहीं है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। रेखा गुप्ता का भी कनेक्शन दिल्ली के अन्य मंत्रियों की तरह हरियाणा से था। उनके गांव का नाम जुलान है जो कि जिंद जिले का है और रेखा गुप्ता के दादाजी मनीराम जी एक अड़ाती थे और उनके पिता जय भगवान एक बैंक ऑफ इंडिया में बैंक मैनेजर एज ए अपॉइंट थे। उनके पिता 1972 और 73 में बैंक मैनेजर बनते हैं और वह दिल्ली आ जाते हैं। रेखा जी का जन्म 19 जुलाई 1974 में हुआ। रेखा जी राजनीति की खिलाड़ी बनने के लिए 1992 और 93 में दिल्ली दौलत राम कॉलेज में ग्रेजुएशन के दौरान एबीवीपी से जुड़ती हैं और 1995 और 96 के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर 1996 और 97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनियन का प्रेसिडेंट लड़ती हैं और वह आरएसएस से जुड़ जाती है और यही आरएसएस से यहाँ जुड़ना उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना सच करता है, क्योंकि भाजपा के ज्यादातर मुख्यमंत्री के इतिहास में आरएसएस से जुड़ना एक रामबाण की तरह काम किया है। 2003 और 2004 में भाजपा महिला मोर्चा में की वह सचिव बनती हैं और अगले ही साल 2005 और 2006 के लिए वह राष्ट्रीय सचिव बना दी जाती हैं। अप्रैल 2007 में वह दिल्ली के उत्तर पीतमपुरा से पार्षद का चुनाव लड़ती हैं और साल 2007 में उन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर का अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और 2012 में वह फिर चुनाव लड़ती हैं और वार्ड नंबर 54 प्रीतमपुरा से वह फिर जीत जाती हैं और साल 2017 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी पद पर बिठा दिया जाता है। साल 2022 में आपकी शैली ओबराय के खिलाफ एमसीडी के मेयर पद का उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और दक्षिण दिल्ली के नगर निगम पे मेयर बनती हैं। इसके बाद वह एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। 2 बार विधायक की लड़ाई लड़ती हैं। पहली बार लड़ाई लगती है शालीमार बाग से 2015 में और उनके अपोजिट हैं वंदना कुमारी। रेखा गुप्ता को लगभग उन्होंने 10,000 वोटों से हरा देती हैं। दूसरी बार वो फिर लड़ाई लड़ती हैं 2020 में और दूसरी बार कांटे की टक्कर होती है और मात्र 3,000 वोटों से वह हार जाती हैं। फिर आता है समय 2025 का और फिर वंदना कुमारी और रेखा गुप्ता के बीच में वो जंग होती है और इस बार रेखा गुप्ता जी जंग जीत जाती हैं और उन्होंने वंदना कुमारी को 30,000 वोटों से हरा देती हैं। रेखा विजयी हो जाती हैं, लेकिन रेखा के लिए यह विजय राम बाण का काम करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहली बार विधायक बनती है और सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यह राह उतनी आसान नहीं दिख रही जितनी आसान आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी राह में एक प्रसिद्ध चेहरा था और एक सीनियर चेहरा था। प्रसिद्ध चेहरा था साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और सीनियर चेहरा था विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी के पर्यवेक्षक दल में जो लोग थे उन्होंने प्रवेश वर्मा को इसलिए नहीं चुना, उनके न चुनने का 2 कारण था। पहला कारण था कि चुनाव के समय ने उन्होंने जो बयान दिया था, शायद उन बयानों से भाजपा अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रही थी। और दूसरा कि बीजेपी ने एक सिद्धांत पैदा किया है कि वह किसी भी बड़े नेता, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री क्यों न हो, उसके बेटों को वह मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप हिमाचल प्रदेश को देख सकते हैं।
हैं। आप अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और विजेंद्र गुप्ता शायद विधायकों की पहली पसंद नहीं थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। विधायकों की पहली पसंद थी और आला कमान की पहली पसंद थी रेखा गुप्ता। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरद हस्त रेखा गुप्ता के ऊपर है। बीजेपी का प्रमुख निशाना, जो प्रमुख तीर है, वह रेखा गुप्ता का बनिया समाज से होना। केजरीवाल भी बनिया समाज से हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा बनिया है। बस इसी कारण रेखा गुप्ता को उनकी पहली चॉइस बनती हैं और दिल्ली का पूरा चुनाव महिलाओं के ऊपर लड़ा गया। महिलाओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा किया गया, उनकी सुरक्षा का वादा किया गया। क्या यह वादा आगे पूरा होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यही जो प्रमुख कारण है कि रेखा गुप्ता को चुना गया। रेखा गुप्ता को तो चुन लिया गया है, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए चुनौतियां कम नहीं है। रेखा गुप्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपने सीनियर के साथ में कैसे संबंध बनाकर चलती हैं और इसके बाद जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं, जिस तरह राजधानी को साफ पानी, कम प्रदूषण और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को सही करना है, यह जो सबसे कठिन वादा है और जो सबसे बड़ा वादा है कि महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। यहाँ पर मोदी जी ने यह प्रॉमिस किया था कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 2500 रुपए ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की तकदीर बदल दी थी। लेकिन जिस कारण आम आदमी पार्टी की सरकार गई थी, वह थी दिल्ली की वित्तीय हालत बहुत खराब है। इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सही करने के लिए आम आदमी पार्टी ने नेशनल स्मार्ट सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए मांगे थे, जो कि उनको नहीं दिया गया, जिस कारण से अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया और इसमें वह फंस गए। बीजेपी ने एक और वादा किया है कि वह मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस की यात्रा, जो आम आदमी पार्टी सरकार ने जारी किया था, वह कंटिन्यू रखेंगे। और हाथ में बजट कम है और सुविधाएं ज्यादा देना है। देखते हैं अपनी रेखा गुप्ता जी इस लक्ष्मण रेखा को कैसे पार करती हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बस यह देखना है कि वह कैसे पार करती हैं। अपनी इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए उन्होंने 6 सिपह सलार नियुक्त किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो सिपह सलार हैं वह है प्रवेश वर्मा, जिनको कि मंत्री बनाया गया है पीडब्ल्यूडी, विधायक के मामले, इरिगेशन एंड फूड, वाटर कंट्रोल व गुरुद्वारा इलेक्शन का। जो दूसरे सीनियर मंत्री हैं आशीष सूद, उन्हें गृह, बिजली, शहरी विकास, उच्च शिक्षा, तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं मनिंदर सिंह सिरसा, जिन्हें कि इंडस्ट्री, फूड सप्लाई, वन्य जीवन, पर्यावरण का दिया गया है। और तीसरे हैं रविंद्र इंद्राज सिंह बनाए गए हैं समाज कल्याण और ST/AC वेलफेयर, कोऑपरेटिव का और इलेक्शन का। और चौथा जो मंत्री बनाया गया वो तो गजब का ही है, आम आदमी पार्टी से आए और अरविंद केजरीवाल के नाक में दम करने वाले कपिल मिश्रा को कानून व न्याय, श्रम व रोजगार, कला, संस्कृति व पर्यटन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद आता है पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को, जिनको की हेल्थ, फैमिली और वेलफेयर, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी दिया गया है। भाजपा ने सिख, जाट, वैश्य, दलित और पूर्वांचल के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में रखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पार्टी ने राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक बने मनिंदर सिंह सिरसा को मंत्रिमंडल में शामिल किया। सिरसा दिल्ली के भाजपा के सिख चेहरा है और पूर्वांचल के 2 चेहरे कपिल मिश्रा और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। इससे वह पूर्वांचलियों पर अपना दबाव बनाए रखेंगे। और भाजपा ने जाटों के सबसे बड़े नेता साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को मंत्री दिया और उन्हें डिप्टी CM भी बनाया है। इससे वह जाटों पे हर मुमकिन अपना पकड़ मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। और भारतीय राजनीति के चौथे स्तंभ दलितों को रिझाने के लिए रविंदर सिंह इंद्राज को मंत्री बनाया गया है। और पार्टी में कोई सीनियर नाराज ना हो, इसलिए भाजपा ने वरिष्ठ पंजाबी नेता आशीष सूद को भी मंत्री बनाया गया है। मंत्री भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। जरा इनका पिछला इतिहास तो जान लीजिए, इनके पास कितने पैसे हैं और इनके ऊपर कितने केस चल रहे हैं। क्योंकि जिनको हमने मंत्री और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिनको हम अपना नेता बना रहे हैं, जिनको हम अपना शासन करने वाला बना रहे हैं, उनका इतिहास जाना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुख्य नेताओं के 2 चेहरे होते हैं, आपको दोनों जानने चाहिए। रेखा गुप्ता ने जो अपना चुनावी हलफनामा दायर किया गया है, उसके अनुसार उनके पास 5 करोड़ रुपए हैं और उनके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए देनदारी बाकी है। 1,48,000 कैश है और बैंक अकाउंट में 72 लाख डिपॉजिट है। उनके पास कई कंपनियों के शेयर हैं जिनकी कुल कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा 53 लाख का उनके ऊपर LIC का इन्वेस्टमेंट है। आप लोग इसको
याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर चुनाव होंगे, फिर चुनावी हलफनामा होगा और इस चुनावी हलफनामे में और अगले चुनाव हलफनामे में बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। इसके अलावा रेखा जी के पास 225 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है जिसकी कुल कीमत 18 लाख रुपए है, और रेखा जी के पास 2 घर हैं जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ 72 लाख रुपए है, और रोहिणी और शालीमार इलाके में यह घर है। इसके अलावा इनके जो पति हैं उनके पास केवल एक कार है और बस यही इनकी चल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा इनके ऊपर 5 क्रिमिनल केस भी हैं। एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक दिल्ली के जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, तो 7 मंत्रियों में से 5 के खिलाफ क्राइम का केस दर्ज है और इनके मंत्री आशु सूद के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला है। और दिल्ली के 2 कैबिनेट मंत्री अरबपति हैं। मनिंदर सिंह सिरसा के पास कुल 248 करोड़ रुपए हैं, जबकि सबसे कम कपिल मिश्रा के पास 1 करोड़ रुपए हैं। जो 7 मंत्री हैं उनकी औसत संपत्ति 56 करोड़ रुपए है। अधिक जानकारी के लिए मैंने एमडीआर की रिपोर्ट्स को मैंने अपने इनबॉक्स में लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। चुनौतियां तो बहुत है, चुनौतियों को क्या वह पार कर पाएंगी यह तो आने वाला समय ही बताए। लेकिन एक चुनौती उनके लिए नहीं होगी जो केजरीवाल के लिए थी। जो एलजी होते थे वह केजरीवाल के हर काम में उंगली किया करते थे, अब वह लोग नहीं होंगे। यह एक बहुत बड़ी चुनौती खत्म होगी। लेकिन रही बात दिल्ली के विकास का, तो एकदम अपने चरम सीमा पर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 21 राज्यों की हालत आप देख सकते हैं कैसी है। अगर विकास की लहर बह रही होती तो आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे समृद्ध प्रदेशों में होते, सबसे स्वच्छ प्रदेश में होते। लेकिन हालात आपके सामने है, क्योंकि राजनीति अब केवल एक ढर्रे पे चल रही है, विकास के एक ही ढर्रे पे चल रही है। बस पार्टियां बदलती हैं, चेहरे नहीं बदलते हैं। बस पार्टियां बदलती हैं, काम करने का तरीका नहीं बदलता है। ऐसा विश्वास करना कि दुनिया एकदम पलट जाएगी, इस मुगालते में कभी मत रहिएगा कि दिल्ली में चमत्कार होगा। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली की रेखा बदल पाएंगी, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। धन्यवाद।